हमने देखा है कि चाहे जो चाइनीज सिस्टम के बारे में हम कहते रहें या दुनिया कहते रहे, लेकिन उससे चीन की सेहत पे फर्क पड़ा नहीं है। उन्होंने लगातार इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है और अब डिप्लोमेसी की दुनिया में भी वो आगे जा रहे हैं। हम इस संदर्भ में भारत और चीन के संबंध कैसे बदले हैं, उस पर आपसे टिप्पणियां चाहते हैं। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी टिप्पणियां, मतलब जो जिन 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 विषयों पे जानने की ज़्यादा रुचि रहती है लोगों की, तो उसमें शुरुआत जैसे हमारे यहाँ नेहरू आते हैं, उनके टाइम पे फॉरेन सर्विस आपने ही बताया अभी कि उसका अनुष्ठान हुआ और फिर वो अ, चीन के साथ हमारे संबंध आगे बढ़े। तो एक हिंदी चीनी भाई भाई का कल्चर चला, उसके बाद जंग हो गई। इसके लिए काफ़ी इम्प्लिकेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नेहरू को। आपकी जो रीडिंग है सर चीन की, अब आप जानते हैं कि चीन किस तरह सोचता है, उनको कौन-सी चीज़ें पसंद या नापसंद आती हैं और वो किन चीज़ों के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब आपका विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आप क्या सोचते हैं 1962 के बारे में? नहीं, ऐसे है देखिए कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, और चीन जब, और ये जो नया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ 1949 में, तो हमारी सोच बहुत ही अलग थी। देखो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जापान पराजित हुआ। उसके बाद दो ही ऐसे बड़े देश रहे एशिया में जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर को शेप कर सकते थे। एक था चीन, उस समय तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था नहीं, रिपब्लिक ऑफ चाइना था, चियांग काई शेक उनके राष्ट्रपति थे, और एक था भारत, जो हम आज़ादी की तरफ जा रहे थे। अब अगर प्रधानमंत्री नेहरू के स्पीचेस देखेंगे तो उन्होंने हर समय कहा कि भारत का एक बहुत बड़ा भागीदारी होगा एशिया के पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर बनाने में, लेकिन हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें अन्य देशों की जरूरत है। और उसमें उन्होंने दो देशों का उल्लेख खास कर किया, एक तो इंडोनेशिया, उस समय वो भी स्वतंत्रता की तरफ जा रहे थे, और एक चीन। तो उनका कहना था कि न्यू एशियन ऑर्डर बनाने में एशियाई देश अब एक तरह से एक नेतृत्व लेंगे, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते, हमको साथ करना पड़ेगा। अगर आप चीन के लीडर्स की स्पीचेस पढ़ें उस समय का, तो उन्होंने ऐसे कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में हम एक जीतने वालों देश से, हम एक ही एशियाई देश है, बाकी सब यूरोपियंस और वेस्टर्नर्स थे, अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। तो हमारा ये हक बनता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर एशिया में हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर बने। तो एक तरह से दोनों देशों का जो दृष्टिकोण था इंटरनेशनल अफेयर्स में, हम दोनों बहुत अलग अलग दिशाओं से आए हैं। मतलब नेहरू कुछ समावेशी दुनिया की कल्पना कर रहे थे। हाँ, तो अब हाइंडसाइट में हम कह सकते हैं, आसान है कहने के लिए कि शायद हमने चीन को गलत समझा, और ये फैक्ट भी है कि हमने शायद अंडर एस्टिमेट किया, या हम समझ नहीं पाए कि चीन का दृष्टिकोण हमसे अलग है। लेकिन उस समय और भी चुनौतियां होंगी भारत सरकार के लिए। लेकिन ये भी सही है कि 1950s के दशक में ऐसे भी कुछ घटनाएं हुई जिससे हमें संकेत मिलना चाहिए था कि वो पूरी तरह से हमारे साथ नहीं है सोच में। और जैसे उन्होंने कभी भी सीमा विवाद पे सीधी तरह से हमसे बात नहीं की। उन्होंने कहा वो तो पुराने नक्शे हैं, पिछले सरकार के नक्शे हैं, हमने देखा नहीं, हम बदल लेंगे। ही वाज बाइंग टाइम, दे वर बाइंग टाइम। क्योंकि उनको पता चल जब तक वो पूरी तरह से वो अपने राज्य को स्थापित नहीं करते हैं, तब तक भारत एक उनके लिए समस्या है। तो उनको अभी थोड़ा शांत रखिए, उनको कहिए कि हम सीमा विवाद देख रहे हैं, हम बदल देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन एक डिलेइंग टैक्टिक था। ऐसे और कुछ संकेत भी थे, जैसे तिब्बत का मामला है। अब उसमें जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी रेड इट रॉन्ग। और तो ये एक वजह थी जो फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ 59 के बाद। दूसरी वजह थी कि दलाई लामा भारत में आए 1959 में। अब तिब्बत तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था, क्योंकि 1911 में जब उनका जो चीन साम्राज्य था वो खत्म हो गया, 1911 में रेवोल्यूशन हुआ वहाँ, उसके बाद तिब्बत लगभग आज़ाद हो चुका था। हालांकि एक चाइनीज गवर्नर था, लेकिन उसका कोई रोल नहीं था, तिब्बत अपनी सरकार चला रही थी, अपना देश चला रहा था।
अब उसको वापस उस पर काबू पाने के लिए चीन ने 1950 में आक्रमण किया और उस पर कंट्रोल किया, लेकिन उनका कंट्रोल बहुत ही वीक था क्योंकि सप्लाई लाइंस बहुत लंबे थे और तिब्बत आप जानते हैं उसकी पेनल्टी ऑफ डिस्टेंस नहीं, और एवरेज ऊंचाई उसकी 12-13 हजार फीट अबव सी लेवल है, तो वहाँ सरवाइव करना भी मुश्किल है। और आप समझिए 1950-1960 में जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, तो कौन जाएगा चाइना से वहाँ तिब्बत में उन कंडीशंस में वहाँ काम करने के लिए। तो उनका कंट्रोल वीक था। उनको लगा कि दलाई लामा जब भारत आया और भारत ने उनको शरण दिया कि एक तरह से ये एक अनफ्रेंडली एक्शन है, तो वो भी एक संकेत था, और उनका जो रवैया था उसके बाद वो भी एक संकेत था जो हमने शायद नज़रअंदाज किया। लेकिन खैर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं 1962 पे, लेकिन बेसिक पॉइंट मैं ये कर रहा हूँ कि हम दोनों देश एशियाई देश ज़रूर थे, लेकिन हमारी जो बेसिक फिलॉसफी थी अलग वो अलग थी। हमारा जो स्वतंत्र आंदोलन था उसका एक सॉर्ट ऑफ मूलभूत प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, कि अगर समस्या आती है तो उसको निगोशिएशंस के द्वारा हल करना। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई मिलिट्री विंग नहीं था। कम्युनिस्ट आंदोलन का मिलिट्री विंग बहुत जल्दी बना क्योंकि माओ का कहना था कि वायलेंस के सिवाय और कोई उपाय नहीं है पावर लेने का, और उनका वो भी है कि वारिस आने इनेविटेबल। तो वो कल्चर बन गया सब्सिक्वेंटली, उनके कूटनीति में और हमारी कूटनीति में भी वो कल्चर बन गया। एक तरह से भारत अभी भी मानता है कि नॉन वायलेंस और पीसफुल निगोशिएशन इज द बेस्ट वे ऑफ डिप्लोमेसी। चीन अभी भी कोअर्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो शायद हम जज नहीं कर पाए। सर, नेहरू को एक और चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि मतलब ये बहुत सारी सुनी सुनाई बातें भी हैं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि ये डिस्कस खूब होती हैं तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप रहे भी चीन में और आपको इंडियन गवर्नमेंट्स की फंक्शनिंग के बारे में भी एक इंसाइट है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू वो इंसान थे जिन्होंने 2 सीरियस ऑफर्स को सो कॉल्ड डिनाई किया सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता के, और दोनों बार उन्होंने कहा कि चीन को पहले जाना चाहिए। एक ऑफर यूएस की तरफ से था, अगेन वो सीधे नहीं आया था, एक किसी व्यक्ति के थ्रू आया था, और दूसरे में एक रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने जब एक बार कहा था। ये दोनों इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस थे, लेकिन उस आधार पर ये ज़रूर कहा जाता है कि नेहरू ने खुद सीट ना लेते हुए बार बार ये कहा कि चीन को पहले बनना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, और आज देखिए 2023 में हम लोग भुगत रहे हैं। क्या ये व्याख्या जो है घटनाओं की, उससे आप सहमत हैं? नहीं, पहली तो मैंने कभी पेपर्स ऐसे देखे नहीं है कि किसी ने ऑफर किया और हमने ना कहा है। इनफॉर्मल ऑफर्स कहते हैं। नहीं, दूसरी बात, चीन ऑलरेडी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था 1945 से। हाँ, सिर्फ सीट किसी और के हाथ में था, और जो नया जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उनके हाथ में नहीं था। तीसरी बात, अगर आप यूनाइटेड नेशंस का संविधान पढ़े तो उसमें परमानेंट मेंबर बनने के लिए सिर्फ 2/3 जनरल असेंबली का नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में भी 2/3 चाहिए, और 5 परमानेंट मेंबर्स का हाँ होना चाहिए। अब कोल्ड वॉर में ये कभी नहीं हो सकता था कि अगर अमेरिका ने हाँ कहा तो सोवियत यूनियन हाँ कहेगा। तो ऑफर्स आए भी होंगे तो मेरे ख्याल में वो परहैप्स एक्शनेबल ऑफर्स नहीं थे। इट्स पॉसिबल, आई एम नॉट डिनाइंग कि ऑफर आया था, फॉर्मल इनफॉर्मल आई हैव नो नॉलेज, आए होंगे, लेकिन रियलिस्टिकली उस ऑफर को फैक्ट में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं था। अगर अमेरिका कहता कि भारत को रखना है, मैं कह सकता हूँ रूस और उस समय जो सोवियत यूनियन था वो नहीं कहते। अगर सोवियत यूनियन कहता भारत को रखना है तो वेस्ट कहता नहीं। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए। अभी तक मैंने कोई ठोस सबूत नहीं देखे हैं कि भारत सरकार को ऑफर आया था और भारत सरकार ने कहा कि नहीं चीन को रहने दो, मैंने नहीं देखा ऐसे कुछ।